अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। क्या मुल्की इदारे आजाद हैं? क्या इमरान खान इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए? क्या इमरान खान का कोई एजेंडा है? एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे खान साहब आपसे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है और इमरान खान ने जवाब दिया, न मेरा नजरिया है इंतकाम लेना, न मेरा कोई लेना देना है राना सनावला की गिरफ्तारी से। क्या महंगाई, हद से ज्यादा महंगाई है। गैस, बिजली, ये जितनी भी चीजें आप देख लें जो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, हद से ज्यादा बढ़ गई है। एक सुनामी है महंगाई का। जो वादे दावे किए थे वो भी आपके सामने हैं। नया पाकिस्तान अजाब बना हुआ है, बिलावल साहब कह रहे हैं। पुराना पाकिस्तान लौटा दो। हुकूमत की भी यही कोशिश होगी कि हम बेहतर करें। अवाम की ये अपील है कि हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, रहनुमा है नून लीग के, रूए रवां तहरीक के रहे हैं, आपको याद होगा जजेस के, और बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, एक्स बार के प्रेसिडेंट भी है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर, क्या मुल्की इदारे आज़ाद हैं? देखें, पहली बात यह है कि मैंने आपके प्रोग्राम के हवाले से पहले भी बात की थी और आज भी ये बात कहता हूँ कि जो हमारे इदारों का जहाँ तक आज़ादी का ताल्लुक है, मैं एक ही कुव्वत को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझता हूँ। उन्हीं का हुक्म चलता है, उन्हीं की डायरेक्शन पे सारे काम होते हैं, चाहे उसमें हमारी कोई गवर्नमेंट हो, चाहे ये दूसरे इदारे हों या पार्लियामेंट का इदारा हो। असली लड़ाई एक्चुअली उन लोगों के दरमियान और पॉलिटिकल लोगों के दरमियान है। वो लोग आज भी ये चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आए वो उनकी डायरेक्शन को फॉलो करे, और जो कोई डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, मेरे ख़्याल में उसको सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल है। उसकी ज़िंदा मिसाल यहाँ नवाज शरीफ की आपके सामने है कि इदारों के सामने जब वो एक पॉइंट पे डट गए तो आज वो सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से वो और उनकी पूरी फैमिली गुजर रही है। मैं जो अमूमन एक बात कहता हूँ और आज के प्रोग्राम के हवाले से भी ये कहता हूँ कि वो इदारा जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, उस इदारे के मतलब सिर्फ मेरा कहना ये है कि क्या 1973 का जो हमारा आइन है, जो कुछ वो हमारा इदारा कर रहा है, क्या वो आइन के मुताबिक है या नहीं है। मेरा कहना यह है कि उस इदारे का लिए आइन के अंदर कुछ लिमिटेशन हैं और वो लिमिटेशन से हटकर काम नहीं कर सकता। ना आइन इस बात की इजाज़त देता है कि जिस अंदाज में वो रूल कर रहे हैं या जिस अंदाज में वो डायरेक्शन दे रहे हैं, आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। मैं आज भी ये कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का वो इदारा जो है ताबे है एग्जेक्टिव के, और एग्जेक्टिव की डायरेक्शन को फॉलो करना आइनी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी है। अब आइन अगर आपको किसी बात की इजाज़त नहीं देता तो मैं अमूमन एक बात कहता हूँ और बाज़ औक़ात मैं लोगों को कहता भी हूँ, लोग बाज़ औक़ात कहते हैं, मैं तो आइन की बात करता हूँ। 1973 का आइन उठा लें, पढ़ लें। उसमें जो हमारे मेन लोग हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, नेवल हो गया, एयरफोर्स का चीफ़ हो गया, उनका जो ओथ है उसको, जिसकी वो कसम उठाते हैं कि सियासत पे बात करना हमारे लिए सख्ती से मना है। अगर कोई इदारे का हेड ओथ लेने के बाद अपने आइन की, अपने ओथ की खुद ही खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दे, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हालात में जब वो आइन के तहत जो ओथ दिया उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर मेरे नज़दीक ये ज़रूरी हो जाता है कि उस इदारे को ये बताया जाए कि जो कुछ आप कर रहे हैं आइनी एतबार से आप ये करने के बजाय। सर, दो चीज़ें तारीख से न सियासतदानों ने सीखा है न एस्टेब्लिशमेंट ने सीखा, इतनी गलतियां करके। देखें, तारीख से अगर हमारे सियासतदानों ने या एस्टेब्लिशमेंट में सीखा होता तो जब 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो वो एक ऐसी तारीख थी दोनों तबके के लिए जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान। मेरे ख़्याल में वो इतना बड़ा इंसिडेंट था तारीख का, उससे हमें सबक सीखना चाहिए था, नहीं सीखा। बल्कि उस ज़माने में आपने देखा होगा कि बाद लोगों के स्टेटमेंट यहाँ तक भी आए कि शुक्र है हमारी जान बची। अब सवाल ये पैदा होता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्लाह ताला की मदद से ये पाकिस्तान बनाया और
पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत थी, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि वह दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक रियासत है। आज वही बांग्लादेश जिनको वक्तन फ़वक्तन हम ये कहते थे कि बंगाली बड़े नालायक हैं, कोई काम नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे निकल गए और आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ 1971 में। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसका जिम्मेदार मैं एस्टेब्लिशमेंट को फर्स्ट काउंट करता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहता हूँ, और किसी हद तक मैं पूरी तरह हमारी जो अदलिया है जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन मार्शल लॉ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, मैं उनको भी जिम्मेदार। सर, आइन मुक़द्दस किताब है यहाँ की इस मुल्क को चलाने के लिए, जितनी बार हर दौर में उसका कत्ल हुआ है, इसी किसी किताब का इतना कत्ल नहीं हुआ होगा। सर देखें, आइन का एक तरफ तो आप आर्टिकल 62, 63 की बात तो करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह जजमेंट दिया कि आर्टिकल 251 के तहत इस मुल्क की सरकारी ज़बान जो है वो उर्दू होनी चाहिए। आइन के अंदर मौजूद था कि इतने अरसे में हम उर्दू को सरकारी ज़बान करेंगे, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सरकारी ज़बान उर्दू होनी चाहिए। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जो आर्टिकल 251 के तहत दिया गया उस पर अमल हुआ? अगर नहीं हुआ तो अब आप आर्टिकल 62 की बात करते हैं, 63 की बात करते हैं। आइन में तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको आज दिन तक आपने टच ही नहीं किया, जिनकी रिक्वायरमेंट को ही आपने पूरा नहीं किया। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी बेसिक जिम्मेदारी ये बनती है कि ये जो 1973 की दस्तावेज़ है, ये एक ऐसे वक्त में बनाया गया जब पाकिस्तान टूटने के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आई और एक मुतफ़िका आइन उन्होंने पाकिस्तान को दिया। मुतफ़िका आइन देने का मकसद सिर्फ ये था कि मशरक़ी पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मगरबी पाकिस्तान को क्राइसिस से कैसे निकाला जाए। तो ये वाहिद आइन है जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जिनका नज़रियाती तौर पर कुछ था, मुतफ़िका आइन उन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को दिया। लिहाजा मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए ये मैसेज देता हूँ और अपने उन इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर गॉड सेक ये जो 1973 का आइन बना है ना, अगर आप इसके किसी हिस्से को आप छेड़ेंगे या किसी हिस्से को आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकलेगा कि दोबारा आप वो चीज़ नहीं बना सकते। जिस तरह मिसाल के तौर पर आज की जो मौजूदा हुकूमत है, क्या वो आइन के अंदर किसी किस्म की अमेंडमेंट करने की पोजीशन में है? आप कहते हैं कि हमें लोगों ने 5 साल के लिए इलेक्ट किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस 5 साल के अरसे में ये जो हुकूमत है जिसके मतलब अपोजिशन डिफरेंट जुमले इस्तेमाल करती है, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का या इस टाइप के जुमले इस्तेमाल करती है, मैं ये कहता हूँ कि ये जमात जो है जिसको सपोर्ट है इस्टेब्लिशमेंट की भी, जिसको सपोर्ट है उन जमातों की भी जो वह छोटी छोटी जमातें थी, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उनके साथ चली गई। अब जो सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में ये जमात इस पोजीशन में है ही नहीं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए किसी किस्म की। यासीन आज़ाद साहब, क्या आप भी इमरान खान को सिलेक्टेड समझते हैं? देखें सर, जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लक है, मैं सिलेक्टेड का जुमला है इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो इंतखाबात हमारे 2018 जुलाई में हुए, हमेशा इंतखाबात में हमारे 5 से 6 अरब रुपया खर्च होता था। आपने एक सिस्टम को अडॉप्ट किया और सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 22 अरब के करीब आपने दिया फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए। मुझे भी कराची में इलेक्शन देखते हुए 50-55 साल हो गए हैं। मैंने कभी ये नहीं सुना था कि लियारी का रिज़ल्ट 3 दिन के बाद आएगा, बल्डिया टाउन का 2 दिन के बाद आएगा। ये चीज़ मैंने नहीं देखी। और आपने ये कह दिया रात के 11-12 बजे कि हमारा सिस्टम फेल हो गया और सिस्टम फेल होने की वजह से हम रिज़ल्ट नहीं दे सकते। मैं आज भी ये बात दावे के तौर पे कहता हूँ कि उस सिस्टम को जानबूझ करके ख़राब कर दिया गया, क्योंकि इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था वो आपके फेवर का नहीं था और आपके फेवर का रिज़ल्ट न होने की वजह से आपने उस सिस्टम को ख़राब किया। करने के बाद अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट मरतब किया। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उस ज़माने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारा फ्री और फेयर होता तो ऐसी हालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन कर देना चाहिए था कि ये सिस्टम फेल कैसे हुआ, क्यों हुआ।
मैं भी एक दो हलकों में मैं गया, मैंने वहाँ का सिस्टम को देखा। जिस तरह 6 बजे के करीब पोलिंग बूथ को बंद किया गया, काउंटिंग के वक्त जो आपके एजेंट थे उनको बाहर निकाला गया, और जिस अंदाज से आपका काउंटिंग हुई, आपकी पार्लियामेंट ने ये कमेटी बनाई ना कि ये तजिया करेगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, उस कमेटी का क्या शेयर होगा? कुछ भी नहीं। कहाँ गई वो कमेटी? मैं ये कहता हूँ कि जब पार्लियामेंट की वो कमेटी बनाई गई थी और ये वज़ीर आज़म ने यह कहा कि जिस हल्के को आप खोलना चाहें खोल लें, मैं आपके साथ हूँ, आपने क्या उस हल्के को खोला? नहीं खोला। तो नहीं खोला तो इसका मतलब ये आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप उस चीज़ को साबित करने के लिए कि पाकिस्तान के 20-22 करोड़ आवाम फ्रीली जो है ना इलेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, नतायज जो निकले थे, नतायज को कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि मनपसंद हुकूमत लाई गई, मनपसंद हुकूमत लाई गई, और एक ऐसे आदमी को लाके वज़ीर आज़म बनाया गया जिसका कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं था, जिसको गवर्नमेंट रन करने का कोई नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ कि इस वज़ीर आज़म को कोई विज़न नहीं है। जब भी मैं उनकी तकरीर सुनता हूँ तो मेरा जी चाहता है मैं टीवी बंद कर लूँ, क्योंकि जब भी मैं उनकी तकरीर को सुनता हूँ तो सिवाय इस अल्फाज के चोर है, डाकू है, खा गया, पी गया, कोई स्पीच में वैसे वज़ीर आज़म के जो एक स्पीच सामने आनी चाहिए वो नहीं है, वो मुझे नजर। ब्रेक का टाइम होगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद आऊंगा। सैयद आगा रफीउल्लाह साहब PPMNA हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेट हो गए थे। ब्रेक के बाद वो भी हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सैयद आगा रफीउल्लाह साहब, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। असेंबली के अंदर भी आप उनको बड़े जोश व खरोश से देखा। मैं आपको वेलकम करता हूं। सर, किस तरफ जा रहे हैं हम? हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिलावल साहब बार बार कहे हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो, यहां तो आपको सब चीज, मरना भी महंगा है, जीना भी महंगा है, और आपको जो है ना नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, पुराना पाकिस्तान चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भुट्टो, मसला असल में बिलावल साहब वो बात कर रहे हैं जो एक लीडरशिप हमेशा अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए करती है। आज जिस जगह हम जा रहे हैं, अगस्त में सफ़ेद पोश आदमी के लिए इस मुल्क में सर्वाइवल करना नामुमकिन है। और आपके प्रोग्राम में आज से 3 महीने पहले मैंने कहा था जब कि डॉलर 160 पे जाएगा, लोगों उस टाइम ये बेवकूफ़ों वाली बातें लग रही थी, लेकिन वो हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप बिलावल साहब के एक विजन है, हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बिठाते हैं और वो एक्सपर्ट जो मायशियात के या हर हवाले से वो एक हमें ब्रीफ देते हैं और हमें बताते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है, और हर चीज़ की आगाही देते रहते हैं। तो अगस्त में इस मुल्क में सफ़ेद पोश लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं इसके जिम्मेदार आप हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। देखें, हम जिम्मेदार तो वो जो चोरी वाला परसेप्शन हमारे पर वो बना रहे हैं, हम चोर हो सकते हैं, हम डाकू हो सकते हैं बकौले इनके, लेकिन हम कम से कम अपने लोगों की इज्जतें और पगड़ियां नहीं उछाल सकते हैं, ना कभी ये रिवायत हमारी रही है। आप जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि अगस्त में, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं कि ये सफ़ेद पोश लोग इस मुल्क में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। जो आमरीत में जो काम नहीं हुआ, आप कुछ लोगों को इतनी पावर्स दे रहे हैं कि वो मेरे घर में किसी भी वक्त घुस सकते हैं, मेरी गाड़ी को किसी भी वक्त रोक सकते हैं, मुझसे मेरा ये सेल फोन किसी भी वक्त ले सकते हैं, इवन मुझसे किसी भी वक्त कपड़े उतार सकते हैं। क्या इदारे इसके पीछे हैं? क्या मुल्की इदारे आजाद नहीं है? इमरान खान बदनाम कर रहे हैं इदारों को। बिल्कुल, इमरान खान जो है वो ख़ास तौर से फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, और फ़ौज की समझ हमें नहीं आ रही कि फ़ौज क्या चाह रही है। क्योंकि आप देखें कि जब प्राइम मिनिस्टर एक बात करते हैं तो फिर उसके बाद आर्मी चीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके वो तो दोनों इदारे एक साथ है ना, हुकूमत के साथ होते नहीं है। देखें, इमरान साथ खान इदारा होते नहीं है, हुकूमत के साथ रियासत है और वो इदारा है। बात यह कि ये परसेप्शन गलत बनाई जा रही है। जब राना सनाउल्लाह को आप गिरफ्तार करते हैं, एक तरफ आपने मेजर जनरल बिठाया होता है और एक तरफ वो मौसूफ को बिठाया जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड उनका देख ले, मनशियात के हवाले से उनका ससुराल और उनकी। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का होता है कि आपने बावर्दी एक जर्नल बिठाया हुआ है, और इसी जर्नल के बारे में 2 दिन पहले आपसे जब मीडिया पूछती है आपने कहा कि हमें पता ही नहीं है और मैंने रिपोर्ट मांगी है, और फिर उसी जर्नल के साथ बैठ के आप कहते हैं कि जनाब हमने इनको वॉच रखा हुआ था और ये था वो था, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने नालायकी दिखाई कि इनको मनशियात फरोशों को नहीं पकड़ा, और उसके साथ ही
वो जर्नल साहब बैठे, वो कहते हैं कि इससे पिछले साल हमने इससे 3 गुना ज्यादा मनशियात पकड़ी थी। यानी हम किसकी माने, जर्नल साहब की माने, मिनिस्टर साहब की माने, या फिर इंतकाम की सियासत हो रही है? 100%। क्या डरे हुए हैं आप खान साहब से? को करें कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हम बोल रहे हैं आप इस काबिल नहीं है कि किसी को आप पकड़ सकते हैं। आप पहले अपनी पोजीशन क्लियर करें। बात यह है कि देखें, मुझे यहाँ पर हम और आप जिस तरफ जा रहे हैं वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। हम बाखुदा जो खान साहब कंटेनर पे खड़े होके लोगों को उकसाते थे, अब प्रैक्टिकली उस तरफ सिविल नाफरमानी की तरफ लेके जा रहे हैं। पहले कंटेनर पे वो खड़े होके बिल जलाते थे, अब लोगों को उस पोजीशन पे ला रहे हैं कि जलाएं। आप लोगों को कहते थे कि हुंडी से पैसे भेजो, आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं हुंडी पे। आप लोगों को कहते थे कि जनाब टैक्स नहीं दो और जनाब ये चोर फलां, आज आप मजबूर कर रहे हैं। आप देखें, मतलब आप अपने स्कूल बच्चों को नहीं भेज सकते कि जी आपके बच्चों की फीस आप कहां से दे रहे हैं। तो आप पहले इस अहल हो जाएं कि उनको आप गवर्नमेंट में, आपकी गवर्नमेंट उस अहल हो जाए कि उनको एजुकेशन दे सके। अगर मैं समझता हूं, अगर मैं अपने बच्चे को पैसे मांग था के पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी। चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि सबसे पहले एहसाब 40-30 साल वालों का होगा, 35 साल वालों का होगा। नैब चेयरमैन खुल के कह रहे हैं कि आपने हुक्मरानी की है, बार बार नून लीग ने हुक्मरानी की है, आपका एहसाब होगा। बिल्कुल, हमारा एहतसाब तो होता रहे। हम 11 साल, ये वही चेयरमैन आपके चेयरमैन है, आप भी ले आए थे, नून लीग लेके आई थी। हम लेके आए थे, तो हम जब लेके आए थे उसके खिलाफ स्कैंडल नहीं लेके आए थे। आपने उसको अपने लाइन पे लाने के लिए उसको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अपने घर में बहू बेटियों में बैठे। आपने उसको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अपनी शादियां अपने खानदान में अटेंड करे। आपने उसको उसका किरदार इतना मुतनाज़ा कर दिया, उसकी पर्सनैलिटी इतनी मुतनाज़ा कर दी कि वो बेचारा अब सिवाय इस बात के कहे वो रह नहीं सकता, क्योंकि उसने अगर जिंदगी आगे सर्वाइवल करनी है, उसने तो देखे ना कुछ दिन पहले कहा कि मेरे साथ मेरे घर से चोरी हुई, मेरी फाइलें कहां से चोरी हुई। एक जिम्मेदार इस मुल्क के साफी के साथ उसने तफसील से बातचीत की। आपने उसको अपने एक खास एहलकार के जरिए, उनके चैनल के जरिए आपने उनको एक स्टोरी ब्रेक की। ठीक है सर एहसाब से क्यों डर है, खौफ है नून लीग को? देखें सर, एहसाब तो होना चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहता कि एहसाब नहीं होना चाहिए, एहसाब होना चाहिए। नैब के चेयरमैन साहब से मेरे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ कमीशन में भी रहा, सारा कुछ है। उनका कल की जो फिर एक दफ़ा उन्होंने पॉलिटिकल स्पीच की जो उनको नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं पता कि उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने का क्या शौक़ पैदा हो गया जो वक्तन फ़क्तन आते हैं। उनकी कल की स्पीच में जो कुछ उन्होंने कहा उससे साफ जाहिर होता है कि वो जब ये कहते हैं कि जो पास की गवर्नमेंट है उनके खिलाफ एहतसाब होगा, बाकी के खिलाफ नहीं होगा, तो क्या इससे पहले जावेद इकबाल साहब से पहले नैब का चेयरमैन नहीं होता था? क्या पीपल पार्टी के दौर में नैब का चेयरमैन नहीं था? क्या मुस्लिम लीग नून के दौर में इससे पहले चेयरमैन नहीं था? तो वो जो इसका मतलब है कि इदारे का हेड खुद इस बात का इतराफ़ करता है कि उससे पहले जितने भी नैब के चेयरमैन आए वो सारे के सारे बेकार थे, निकम्मे थे, उनमें एहतसाब करने की इखलाकी ज़रूरत नहीं थी, और सारी की सारी ज़रूरत जो है वो इनमें आ गई जो ये करते हैं। अब जो चीज़ आप कह रहे हैं जिसका इन्होंने भी निशानदेही है, मैं एक बात को बिल्कुल क्लियर कहूँ कि एहतसाब करें, एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो एक जो है ना बैलेंस जो है करना पड़ेगा। आप बैलेंस करने की पोजीशन में नहीं हैं। आज भी जो मौजूदा हुकूमत के लोग हैं उस हुकूमत के अंदर वो लोग बैठे हैं जो मुशर्रफ के दौर में भी वज़ीर थे, और वो लोग करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। उनके ख़िलाफ़ भी करप्शन का जो किसी दौर में अगर वो 5 साल पीपल पार्टी में रहे हैं, नून में रहे हैं, तो उनका भी एहतसाब होना चाहिए। और आज भी आप देखेंगे तो KPK के हवाले से किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही, KPK के हवाले से किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। सारा का सारा जोर पंजाब में या सिंध में आपने रखा हुआ है कि ये 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका पार्लियामेंट के अंदर एक से है, ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या पीपल पार्टी हो, इनका पार्लियामेंट में एक से इसलिए है कि पाकिस्तान के लोगों ने उनको भी इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा। अब जब वो पार्लियामेंट के अंदर चले गए, आप कहते हैं कि इनको जो है ना प्रोडक्शन आर्डर हम इसलिए नहीं करेंगे कि क्रिमिनल है। अगर वो क्रिमिनल थे तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने उनको इलेक्ट क्यों किया? लेकिन जब वो इलेक्ट होकर आ गए
तो कानूनी एतबार से आप बाउंड हैं कि जिस हल्के की वो नुमाइंदगी करते हैं, जब भी पार्लियामेंट का इजलास हो उसमें उनको बुलाएं और वो जाके बात करें। लेकिन एक चीज़ से मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी इन्होंने कहा, मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, उस पर अभी 4-5 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ ने एक स्पीच की, सेमिनार से एड्रेस किया, और उनकी ज़बान से जो ये जुमले निकले कि पास की गवर्नमेंट सही नहीं, ये गवर्नमेंट जो मौजूदा है ये राइट डायरेक्शन में काम कर रही है, ये आर्मी चीफ का काम नहीं है। नहीं। सर, मैंने टेलीफोन लाइन पे नुसरत वाहिद साहबा MNA PTI की, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत जी। यहाँ हमारे MNA साहब बैठे हैं, आगा रफीउल्लाह साहब MNA, वो भी सलाम कर रहे हैं। एडवोकेट यासीन आजाद साहब बैठे हैं, रहनुमा नून लीग के, दोनों आपको सुनेंगे और आपको सलाम करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। आप इदारों को बदनाम कर रहे हैं और इदारे आजाद नहीं है, आप मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे MNA साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब आपका अपने प्रोग्राम में मुझे फोन पे लेने के लिए। एक्चुअली देखें, अब हम क्या कहें, इस बात का क्या जवाब दें कि ये जो भी मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं, सवाए अभी एक दो रिसेंट के, वो सब के सब इन दोनों के ही ज़माने में हुए। इन्होंने नून लीग के ऊपर किया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ऊपर किया, और उस वक्त के चेयरमैन जो थे वो उनके सरबराहान से मशवरे लेकर फैसले करते रहे, ये दोनों बड़े खुश रहे। लेकिन उसके बाद नून लीग के ज़माने में ही जो रिसेंट चेयरमैन है वो आ गए नैब के, और फिर उसके बाद फैसले उनके खिलाफ होना शुरू हो गए, तो सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ गया। हमने क्या किया है भाई, हमने क्या किया है? सारे मुकदमे पहले के हैं। अब जो नए रिसेंटली चीजें हो रही हैं वो डिफरेंट चीज है, लेकिन उससे पहले के जो कुछ भी हैं जिसमें आप लोग सजाएं भुगत रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि इदारों के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस जा रहा है, तो वो हमने तो नहीं किया था। आप अगर ना करते तो आज शायद ये मुकदमे ना होते। तो कसूर इसमें मतलब हम लोगों का क्या है? हमने कौन सा इदारा इसमें हलफ कर लिया, और कौन सा इदारा ऐसा है जिसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाला? अदालत आज़ाद है, वो अपने आज़ादी से सारे काम कर रही है। नैब आज़ाद है, वो अपनी आज़ादी से सब कुछ कर रही है। और सिर्फ यहाँ तक कि जो थोड़ी सी बात मैंने फ़ोन पे सुनी, वो कहते हैं कि जी सिर्फ पंजाब पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर हो रहा है, बाकियों के ऊपर नहीं हो रहा। तो आप यकीन, ये नैब आपके खिलाफ आजाद क्यों नहीं है? हमारे खिलाफ भी आज़ाद हैं। यही क्या ये करप्ट या केसेस जिनके ऊपर आपकी पार्टी के अंदर नहीं है? मैं यही बात कर रही हूँ कि जो लोग हमारी पार्टी में हैं और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, नैब के रेफरेंसेस हैं, वो जाते भी रहे, मिसालें आपके सामने हैं। लेकिन अगर जो लोग रह गए हैं उनके ऊपर भी चलेंगे। नैब की पूरी नजर है परवेज खटक के ऊपर, बाकियों के ऊपर। वो बहुत जल्द नैब उनको बुलाएगी और वो जाएंगे। ये हो नहीं सकता। खान साहब को, आपको पता है, जितनी दफा नैब ने बुलाया वो गए, और जिस तरह उनको वो अपने इल्जामात से बरी हुए या वट एवर जो प्रूफ उन्होंने दिए, तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि हम किसी के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर वो कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं कि इदारों को ये करो या इदारों को वो करो या इस इंडिविजुअल को पकड़ो या उस। लेकिन फिर खान साहब हर मीडिया में आकर लोगों से मिलने के लिए कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पैसे दे के जाए, प्ली बार्गेनिंग कर जाए, नहीं तो सब जेल में जाएंगे। ये किसको कहते हैं? क्यों नहीं, जो भी हुकूमत का काम एहसाब नहीं है, इदारों का काम है एहसाब करना। बिल्कुल, खान साहब ने ये कहा है कि एनआरओ नहीं दूंगा, तो मुराद ये है कि उनको इस तरह नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको पकड़ा है नैब ने या अदालत ने, तो जिस मुकदमे में पकड़ा है उसके अगर वो पैसों का लेन देन है तो पैसे वापस करें, और अगर किसी और चीज का है तो वो तो खैर जाहिर है, उसमें अगर वो किसी और चीज में इंडक्ट हुए हैं तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस आ जाए। पर जिन हालात में मुल्क चल रहा है वो ये आपने तो कुछ नहीं किया। 10 महीने के अंदर तकरीबन अगस्त आने वाला है और हालात खराब होंगे। महंगाई, बेरोजगारी, गैस, बिजली, पेट्रोल, सब चीजें महंगी कर दी। डेली आपको कोई ना कोई ऐसी खबर मिलती है जिससे अवाम के अंदर अवाम की चीखें निकल जाती हैं। क्या आपने वादे किए थे हुकूमत से पहले? कोई एक भी तब्दीली नहीं आई आपके दौर में? जी सर, कह रहे हैं कि हम जो हैं हमने कुछ नहीं किया। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये मिसालें देखें इनकी। कुछ दिन जब चेयरमैन नैब ने थोड़ा सा अपने ज़मीर की तरफ जाने लगे तो इनके मिनिस्टरों ने कहा कि जी चेयरमैन नैब ये और ये धमकियां देना शुरू कर दी। फिर इन्होंने मैसेज दिया कोर्ट को और दुनिया को कि जनाब आपने नाहल तरीन शख्स को जब नाहल किया तो उन्होंने बिठा के उसके कैबिनेट की और मिनिस्टर एक मिनिस्टर दूसरी तरफ, दूसरा मिनिस्टर दूसरी तरफ, और वो ब्रीफ कर रहे हैं और वो पॉलिसीज बयान दे रहे हैं।
तो आप मैसेज दे रहे हैं कि आप बेशक आप इनको नायल करें या नायल तरीन करें, हम इनको असल तरीन करेंगे क्योंकि ये हमारी एटीएम मशीन है। बात ये नहीं है, ये हमेशा अभी इदारे ये बोलते हैं आज़ाद है, तो इदारों देखें ये हमारे आज़ाद साहब बैठे हैं, जज चीज़ें फैसले किस तरीके से करते हैं जो उनके आगे फैक्ट्स रखे जाएं। अब नंदीपुर में जो उसका राना साहब वो अपना बाबर अमान साहब है, जो उसके मतलब खालिक हकीकी है, वो उसको क्लीन चिट देते हैं और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब को कहते हैं कि आओ जी आप तो हिसाब दो, क्योंकि आपने पीटीआई अभी तक ज्वाइन नहीं किया। आपने क्या चाहती है अपोजिशन आपसे अपोजिशन क्या चाहती है? ये हमारे लोगों को आपके ऊपर प्रेशर क्यों है, आपके ऊपर दबाव क्यों है? ये दबाव इसलिए है कि हम समझौता कर लें 18वीं तरमीम पे, ये कहते हैं कि हम समझौता कर लें इस तमाम आईनी शिकों पर जिससे ये बाज़ाहिर जो गवर्नमेंट है, ये नहीं जो इनके खालिक हैं उनको तकलीफ है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कामयाब तो गई है सर, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ को, कायदे तहरीक को माइनस करने में, नहीं हुकूमत कमजोर करने में। देखें बात ये कि कायदे तहरीक की तो मैं इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं माइनस तो कर दिया है ना सियासत से। उसको होना भी चाहिए था। वो आदमी है जो 12 मई का मतलब इस मुल्क में लोगों के सर उस पार्टी के साथ आप इक्तदार में भी बैठे, उस देखें बात वो क्या मजबूरी थी? नहीं देखें मेरी बात सुने, हम सियासी तौर पे और सियासी इनके लोगों के मैंडेट को तो हम तस्लीम करते थे, लेकिन इसके राह के एजेंट होने की और उसकी उन सारी चीजों पे हम पहले भी बात करते थे, आज भी बात कर रहे हैं और आगे भी हर वो शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ। क्या आसिफ जरदारी की सियासत खत्म हो गई सर? पॉसिबल ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और खुद कह रहे हैं मैं अभी सियासत में रिटायर हो गया हूं, अभी बिलावल साहब ने पूरा कंट्रोल कर लिया, आगे वो सियासत करेंगे। ये अच्छी बात है अगर वो ये समझते हैं और वो अगर वो समझते हैं कि मैं हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनके ऊपर, और हम तो समझते हैं कि अच्छा है कि चेयरमैन के साथ जितने ज्यादा अच्छे लोग चलेंगे, जरदारी साहब की सियासत को उनके जो सियासी हरीफ है वो मानते हैं कि एक सियासी बेहतरीन सियासी माइंड के पर्सनैलिटी है, तो इसलिए मैं तो चाहूँगा कि उनके मुफीद मशवरों से और उनकी तजर्बे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फायदा उठाती रहे। ठीक है, साथ लेके चलते। सर इस तरह सियासत चलेगी, जेल में डाल दो, टांग दो, मुल्क की मैशियत भी आपके सामने, सियासत मैशियत भी आपके सामने, किस तरह होगा, किस तरह आगे बढ़ेंगे, किस तरह मुल्क की तरक्की, किस तरह आवाम की बेहतरी और भलाई होगी? आज देखें जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं सर ब्रेक के बाद आऊं, इसको ना ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद एडवोकेट यासीन आजाद साहब की तरफ आएंगे। वेलकम बैक। हाँ सर, किस तरफ हम जा रहे हैं? एक नई हुक्मरान, एक नए वजीर आजम, मुल्क की हालत आपके सामने, मैशियत की हालत आपके सामने। आजाद साहब सर बात यह है कि मैं एक बात आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहता हूँ, वो ये कि आज जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है ना, वो इवन 1971 में भी नहीं थी। जो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैं आ रहा हूँ उस पर। इसका जिम्मेदार मैं उन्हीं लोगों को समझता हूँ जो वक्तन फक्तन ताकत के बलबूते पे इक़्तिदार में आए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं समझते? नहीं, मैं आप हल्का हाथ रख रहे हैं सर। नहीं, मैं जवाब इनको भी तो जवाब देते हैं, उनके हुक्मरानी भी तो ऐसी। मैं जवाब देता हूँ कि मैं नून लीग हो या पीपल पार्टी हो या इससे पहले पीपल पार्टी हो, मैंने शुरू में ही आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कहा था और आज भी कहता हूँ कि वक्तन फ़क्तन जो सियासी जमात भी हुकूमत में आई उसको फ्री हैंड ना तो पीपल पार्टी को दिया गया, ना नून लीग को दिया गया, ना इससे पहले किसी हुकूमत को दिया गया। आपने एस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन को फॉलो करना है, ना करने की सूरत में अंजाम जुल्फ़िकार अली भट्टो और मियाँ नवाज शरीफ वाला होगा। मैं एक बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज की जो माशी सूरत हाल है, आप और मैं हर आदमी इस बात को तस्लीम करता है कि माशी एतबार से पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की तरफ चला गया। आज की मौजूदा हुकूमत वक्तन फ़क्तन बार बार ये कहती है खा गए, लूट गए, मार हो गए। कल ये हुकूमत जब ख़त्म होगी, जिस अंदाज में लोगों से ये अरबों रुपए के कर्जे ले रही है, उस वक्त नई कोई जमात जो इक़्तिदार में आएगी वो कहेगी कि PTI खा गई, लूट गई, मार गई। बात मसले का हल ये नहीं है। पाकिस्तान के लोग आपको इलेक्ट करते हैं, अगर मसलन नून ने प्रॉपर काम नहीं किया, पीपल पार्टी ने नहीं किया, आप इक़्तिदार में आ गए, आपको एक ख़ास तबका जो है ना इस्टेब्लिशमेंट आपको इक़्तिदार हुकूमत में लेके आई, तो अब आप ये बताएं कि इस मुल्क को माशी सूरत हाल से निकालने के लिए जो इसकी पोजीशन डे बाई डे ख़राब हो रही है, उसका आपके पास हल क्या है? हल क्या है? मेरे नज़दीक
जो लेके आए उनके पास भी कोई हल नहीं है, और जो हुकूमत करने बैठा हुआ है, जो हर डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए पाबंद है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि मौजूदा वज़ीर आज़म एस्टेब्लिशमेंट के किसी हुक्म को अगर कहे कि मैं नहीं करता, तो तीसरे दिन इस वज़ीर आज़म का पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। मैं ये पूछता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से कि इस वज़ीर आज़म ने जब ईरान की सरजमीन में बैठ कर कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है, आपने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्यों नहीं की? यही स्टेटमेंट अगर पीपल पार्टी का कोई लीडर दे देता, नून का कोई लीडर दे देता, तो एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहना था कि ये बंदा गद्दार क्या है। माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल नहीं हुई? मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेमो गेट स्कैंडल क्या था? मैं तो कहता हूँ कि आपके सामने मैंने तो बड़ी सिंपल डायरेक्ट बात की है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फ्री हैंड नहीं दिया गया। मजबूरी थी या कंप्रोमाइज था? कंप्रोमाइज इक्तदार के लिए, कुर्सी के मैं लिए। ये कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, क्या उससे पार्लियामेंट कमजोर नहीं हुई? जमहूरियत कमजोर नहीं उसका हुई? हाल में बताया, मैंने हाल पहले भी बताया था, आज रिपीट करता हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से। मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों को अगर ये चाहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट जिसका आईनी तौर पर पहले मैंने शुरू में भी कहा कोई रोल नहीं है, उनको उनके पावर से निकलना है, और वो ये चाहते हैं कि सही मायनों में जमहूरी हुकूमत आए और उनको इक़्तिदार भी मिले, तो उनको 1 पॉइंट एजेंडे पे आना पड़ेगा। और क्यों वो नहीं आते वो 1 पॉइंट एजेंडे? वो 1 पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट को ये कह दें कि सियासत में आपका कोई रोल नहीं आईनी तौर पर, आप अपने मकाम पे जाके बैठ जाएं ताकि इस मुल्क का सिस्टम क्या आज भी जिस तरह एतजाज अहसन साहब ने कहा, आज भी सीटी बजे, आज भी बुलाओ, अगर आ जाए नवाज शरीफ की तरफ, आप आ जाओ एस्टेब्लिशमेंट की, आज भी छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, अगर ये बात होती ना, एतजाज हसन आपके दोस्त कह रहे हैं। नहीं, एतजाज हुसैन तो कभी भी नून के फेवर में नहीं बोला। वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब को एहतियात करना चाहिए, नहीं जाएं उसके करीब। उनकी अपनी मजबूरी होगी, मैं उनके मुतालिक नहीं कहता, लेकिन उनको कभी भी मैंने नून के फेवर में बोलते हुए नहीं सुना। उसके एक रीज़न, जो हल्के में उनकी वाइफ का ने इलेक्शन लड़ा था, उनकी ज़मानत भी जब्त हो गई थी, उसके बाद तो वो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ नज़र आते हैं। मैं उसे डिटेल में नहीं जाता। एतजाज हसन साहब को जितना मैं जानता हूँ वो मेरा अल्लाह जानता है, शायद आप नहीं जानते होंगे। मेरी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, सीनियर वकील हैं। मूवमेंट के हवाले से बहुत सारे राज जो है ना इस सीने के अंदर दफन है, जो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से नहीं करना चाहता। मैं सिंपल ये कहता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है इन दोनों जमातों में, जुमला में इस्तेमाल ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। इनको ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा एक दूसरे के किस तरह? क्या आज जो रहबर कमेटी ने फैसला किया है, ये जो तहरीक है इमरान खान के खिलाफ, ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए जो आज की जो सूरत हाल सामने आई है ना, इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टियों ने ये फील करना शुरू कर दिया है कि हमें एक दूसरे के नजदीक आना है इस मुल्क की बेहतरी के लिए। क्या करप्शन बचाने के लिए या जमहूरियत के लिए या केसेस बचाने के लिए? करप्शन सर केसेस भी तो है ना, दबाव भी तो है ना, प्रेशर भी तो है ना। देखें, नवाज शरीफ के पहले दौर हुकूमत में जब आपने उसको उम्र कैद की सजा दी ना, उस वक्त लोगों ने क्या दिया था? कंप्रोमाइज करके 10 साल चले गए। नहीं, मैं कहता किसी को बताया भी नहीं, उस वक्त लोगों से पूछा भी नहीं। सुने ना, उस वक्त ये कहा गया था कि नवाज शरीफ की सियासत पाकिस्तान से खत्म हो गई। 10-12 साल के बाद नवाज शरीफ वापस भी आया, वज़ीर आज़म भी बना, हुकूमत भी मिली, सारा कुछ हुआ। अब जो सूरत हाल है, मैं ये नहीं कहता, मैं पार्टी की वकालत में हमेशा अपनी ज़मीर की बात करता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करो। मैं ये बात एक जुमला बोलता हूँ, आपके ये चीखने चलाने से कि फलां आदमी करप्ट है, फलां आदमी चोर है, ये खा गया, इससे मसले का नहीं। क्या करप्ट नहीं है? क्या खा के नहीं गए? क्या करप्शन इस मुल्क के अंदर नहीं है? करप्शन का अगर बात करते हैं तो कल परसों जब आसिफ अली जरदारी साहब का जियो पे प्रोग्राम नशर होने वाला था, उसमें कुछ करप्शन की बात उन्होंने करनी थी। किसी के आज उससे एक बड़ी शख्सियत का केस, बड़ी शख्सियत जो आज का सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, हम उसकी बात करते हैं। आपने एक प्रोग्राम 5 मिनट स्टार्ट हुआ और आपने कंप्लीटली उसको बंद कर दिया। क्यों? क्या आपका मीडिया आज़ाद है? अगर मीडिया आज़ाद होता तो आसिफ अली जरदारी साहब का पूरा प्रोग्राम नशर होना चाहिए था और नशर नहीं होने दिया गया। आप पूरी ईमानदारी और ध्यानदारी से कह दें, मैं आज भी आपके प्रोग्राम के हवाले से कहता हूं कि आज मीडिया पे जितनी पाबंदी है, मैं इतनी पाबंदी मार्शल के दौर में भी नहीं समझता था। सर आज आपके पास बहुत सारे सीनियर साफी सोशल मीडिया पे चले गए अपने आपको बचाने के लिए, और वो जो बड़े बड़े चैनल पे काम करते थे। ये हकीकी जमहूरियत है जी? हकीकी जमहूरियत है कौन सी आज जो चल रही है? इसको जमहूरियत कौन कहेगा? जो कुछ आपने राना सनाउल्लाह के किया, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। आप ये बता दें कि कल कैबिनेट का इजलास हो रहा है। कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मान लिया जी आपका कोई ताल्लुक नहीं है,
लेकिन आपका मिनिस्टर जब एक हज़र सर्विस जनरल जो ANF का हेड है उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो क्या ये इन्वॉल्व नहीं हो जाता कि जो कल कैबिनेट का अपने इजलास में कहा कि इस केस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक साबित नहीं हो जाता? क्या इसी मिनिस्टर का जो वजीर मामला मिनिस्टर से वजीर मामला बना, इसका जो सक्का भतीजा जब मंशात में पकड़ा गया, बड़े बड़े दावे करते हैं हमने अल्लाह को जवाब देना है, हमने मर जाना है। मैं शहरियार अफरीदी को चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारा सक्का भतीजा मंशात में पकड़ा गया, वो केस कहाँ गया, क्यों दबा दिया गया, उसकी FIR क्यों नहीं कटी? ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। आपने राना सनाउल्लाह के साथ जो किया, आप ये बता दें कि इतना वेल नोन आदमी, वो इतना पागल आदमी था कि 15 किलो हीरोइन जो है वो अपनी डिग्गी में डाल के जा रहा है। और ये वायद केस मैंने पाकिस्तान की तारीख में, मैं वकील हूँ, वकील की हैसियत से कह रहा हूँ कि 15 किलो का एक ही बैग है। अमूमन क्या होता है कि हीरोइन के जितने केसेस हमने देखे हैं वो 1-1 किलो का छोटे छोटे बैग बनाते हैं, जब पकड़ी जाती है तो उसमें से 100 ग्राम निकाल के केमिकल को भेजा जाता है टेस्ट करने के लिए कि ये हीरोइन है भी या नहीं। आपने क्या किया कि बंदे को उठाया, बंदे को उठा के ले जाने के बाद उसी FIR को पढ़ें तो FIR में ये बात लिखी हुई है कि जहाँ से हमने पकड़ा था वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब थी, हम वहाँ से थाने में लेके चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट ये हैं, वो ये कहते हैं कि जहाँ से पकड़ेंगे वहीं कार्रवाई कंप्लीट करनी है, वहीं सारा कुछ करना है। आपने 15 किलो हीरोइन से 100 ग्राम भी हीरोइन निकाल के केमिकल वाले को नहीं भेजी ये टेस्ट करने के लिए, और जितनी कार्रवाई की है जाके थाने के अंदर की है, इसका इतराफ़ कल किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इन दोनों लोगों को साफियों ने घेरा तो आप छोड़ के से प्रेस कॉन्फ्रेंस उठ के भाग के चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप उसको पकड़ के ले गए, ले जाने के बाद आपने ये किया तो आपने कहा कि रात के 12 बजे हम ब्रीफिंग देंगे। क्या आपने रात के 12 बजे ब्रीफिंग दी? इसका मतलब ये हो गया कि 12 बजे तक आपके पास हीरोइन का बंदोबस्त नहीं हुआ था, बंदोबस्त उसके बाद किया आपने। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आपके पास हीरोइन थी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, जहाँ छोटा सा वाक़या होता है वहाँ हमारी ये जो मोबाइल है ना, इन पे वीडियो बनती है और दुनिया को दिखाई जाती हैं। आपने कोई वीडियो बनाई, लोगों को दिखाई? ठीक है सर, वकील होकर आपने चीजें, सर नेक्सस जो सबसे बड़ा है, आप और नून लीग तब मिले हैं, दिल से नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं है, इसी वजह से केसेस हैं दोनों के ऊपर, मियां साहब जरदारी साहब के ऊपर। देखें, केसेस और इन चीज़ों को डिस्कस करना मैं नहीं समझता कि हमारी सियासत में, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारी चीज़ें फेस की हैं। 11 साल जेल काटी है और उस जेल काटने में हर केस में, अभी आप देखें ना, किस दिन, वो दिन जो जिस दिन हम कोर्ट ना गए हो, जब हमें नेब ना गए हो, जब आपने कॉल की हो हम आए ना हो, प्रॉब्लम क्या है? हमने तो आपने कोर्ट में कहा कि जी हमें रिमांड चाहिए, जरदारी साहब ने कहा कि जी इनको आप 90 दिन का रिमांड दें, ये रोज़ाना 8 दिन 10 दिन बाद आना जाना क्या लगा रहेगा, ये डोमेन जो है वो नेब का 90 दिन है, तो आप 3 महीने के इनको रिमांड दें और मैं बेल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कल मेरा बेटा ब्लैकमेल ना हो कि अपने वालिद की बेल के लिए, तो उसके ज़हन में ये बात ही ना रहे। और इससे ज्यादा खुल के एहतिसाब के लिए पेश होना और क्या है, तहरीक चलेगी, उतनी स्ट्रांग चलेगी। मैं पहले चाहते क्या है, हुकूमत गिराना चाहते हैं, नहीं, दबाव डालना चाहते हैं, देखिए हम चाहते क्या है तहरीक से? हम समझते हैं कि अगर हुकूमत हमने गिराई तो ये सारा सिस्टम रोल सियासी शहीद बन जाएंगे। हम ये कभी नहीं चाहते। हम बोलते हैं कि आईन और कानून के अंदर रहकर सेलेक्टेड लोगों को बाहर निकालें। किस तरह सर? इलेक्शन हो, देखें बात ये कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ वो आइन में काफ़ी गुंजाइश है, काफ़ी वो है, वो जैसे हालात और उसके मुताबिक फैसले किए जाएंगे, लेकिन अवाम निकलेगी आपके कहने पे, बिल्कुल आपके साथ होगी अवाम। अवाम हमारे साथ है, जो हम पार्लियामेंट, आप अभी भी इक्तदार में होकर आए, अभी भी इक्तदार में सिंध के अंदर, पार्लियामेंट में आज अगर बैठे हैं तो अवाम की ताकत से बैठे हैं, और अवाम हम क्या निकालेंगे, ये इनकी हरकतें लोगों को घर बैठने पर छोड़ेंगे नहीं। ये हर आदमी देखे ना, जब एक आदमी ना अपनी नौकरी जा सके, ना अपने बच्चों को स्कूल भिजवा सके, ना वो अपना बिजनेस कर सके, ना वो किसी किस्म की, आप देखें, आप मतलब आप किस माशरे की बात कर रहे हैं, इनका दिमाग सेट नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ गरीब आदमी अपने बच्ची की शादी के लिए 5 लाख 8 लाख रुपए रखता है या नहीं रखता है? ये बोलेंगे कि हाँ भाई इसके ऊपर टैक्स, तो उसने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है कि अपनी बच्ची की शादी करूंगा।
एक बंदा अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी छोटी छोटी करके वो हज पे जाने के लिए जमा करते हैं। ये इनको बोलें कि ये खुदा के लिए पाकिस्तान है और ये नए पाकिस्तान के चक्कर में हमें इसराइल ना बनाए, हमें उसी में रहने दें। और हम देखें, हमारी एक छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं आपस में, हमारे ये जो माहौल है हमारा, ये हमारी ये छोटी छोटी जो रिश्ते हैं, जो हमारी छोटी छोटी रसूमात हैं, यही हमारा सब कुछ है। ये हम किस तरीके से लेके जा रहे हैं। हाँ 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 जी जी, प्लीज नहीं आप मैं आखिर में आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात कहता हूँ आज भी, कि इस पाकिस्तान को अगर क्राइसिस से निकालना है, आपने इख्तलाफात को बुला दें। पार्लियामेंट का फोरम जो है सबसे बेहतरीन फोरम है, आपने मसाइल का आप वहाँ बैठ के तय कर सकते हैं। आपने इख्तलाफात को बुलाएं और मुल्क को बचाने की कोशिश करें। मुल्क को अगर नहीं बचाएंगे बड़ी तो ये मुल्क तबाह बर्बाद। बड़ी मेहरबानी आपकी आगा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी मुल्क का अवाम है। उसके अंदर ये इंतकाम की सियासत, ये जेल की सियासत, ये पुरानी सियासत आज हो रही है जो 80 के अंदर होती थी। जिस तरह दोनों बड़ी सियासी जमातों ने उसको भुला के आगे बढ़े, लेकिन करप्शन बड़ा नासूर है। करप्ट मुआशरा हमारा, जो करप्शन हमारे मुआशरे के अंदर है, उसको भी खत्म होना चाहिए और एहसाब सबका होना चाहिए, सिलेक्टिव एहसाब नहीं होना चाहिए। जो अपोजिशन के अंदर हैं सिर्फ उनका एहसाब नहीं होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के अंदर जो माफिया है, जो शुगर माफिया है, उसका भी एहसाब होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर लेफ्ट और राइट जो बड़े एटीएम मशीन थे, जिन्होंने 22 साल पार्टी के लिए पैसा लगाया, वो जरूर चाहेंगे फायदा लेने के लिए, उनका भी हिसाब होना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।